गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग 2025 के लिए क्लास 12th का बेहतरीन ज्योग्राफी सेट लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग ज्योग्राफी के बेहतरीन 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है। ए में कह रहा है विशाखापत्तनम, बी में कह रहा है एन्नोर, सी में कह रहा है मुंबई और डी में कह रहा है हल्दिया। क्या कह रहा है कि स्थलबद्ध पतन कौन सा है, तो विशाखापत्तनम है। क्या है, विशाखापत्तनम जो है वह स्थलबद्ध पतन है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। क्या कह रहा है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए में कह रहा है कोलकाता, बी में कह रहा है इलाहाबाद, सी में कह रहा है गुवाहाटी और डी में कह रहा है हाजीपुर। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए में कह रहा है NH8, बी में कह रहा है NH44, सी में कह रहा है NH6, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह है NH44। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि पारद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है। क्या कह रहा है कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह जो है वह किस राज्य में स्थित है। ए में कह रहा है तमिलनाडु, बी में कह रहा है उड़ीसा, सी में कह रहा है कि केरल और डी में कह रहा है गुजरात। तो जो पारद्वीप बंदरगाह स्थित है वह है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किस प्रदूषक द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। क्या कह रहा है कि किस प्रदूषक द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। ए में कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, बी में कह रहा है जल प्रदूषण, सी में कह रहा है मृदा प्रदूषण और डी में कह रहा है वायु प्रदूषण। तो ये 4 ऑप्शन में से एक जल प्रदूषण एक ऐसा अगर कहा जाए प्रदूषण है जिससे सर्वाधिक बीमारियां होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या कह रहा है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ए में कह रहा है बिहार, बी में कह रहा है उड़ीसा, सी में कह रहा है पश्चिम बंगाल और डी में कह रहा है आंध्र प्रदेश। तो क्या कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल की उत्पादन किस राज्य में की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में की जाती है। कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ए में कह रहा है रावी नदी, बी में कह रहा है गोदावरी नदी, सी में कह रहा है ब्रह्मपुत्र और डी में कह रहा है यमुना नदी। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वह है यमुना। कौन सी है, यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए में कह रहा है गंगा, बी में कह रहा है महानदी, सी में कह रहा है नर्मदा और डी में कह रहा है ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। ए में कह रहा है उड़ीसा, बी में कह रहा है छत्तीसगढ़, सी में कह रहा है मध्य प्रदेश और डी में कह रहा है महाराष्ट्र। तो हीराकुंड जो परियोजना अवस्थित है वह है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ए में कह रहा है बोकारो, बी में कह रहा है तारापुर, सी में कह रहा है चेन्नई और डी में कह रहा है नरोरा। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो था वह तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, तारापुर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुड़वाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुड़वाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ए में कह रहा है जम्मू कश्मीर, बी में कह रहा है त्रिपुरा, सी में कह रहा है तमिलनाडु और डी में कह रहा है झारखंड। क्या कह रहा है, झारखंड। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड में जो है गुड़वाना कोयला प्रसिद्ध है, यानी झारखंड जो है गुड़वाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। ए में कह रहा है राजस्थान, बी में कह रहा है गुजरात, सी में कह रहा है पंजाब और डी में कह रहा है हरियाणा। तो राजस्थान में उदयपुर स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वह स्थित है। ए में कह रहा है असम, बी में कह रहा है बिहार,
सी में कह रहा है राजस्थान और डी में कह रहा है तमिलनाडु। तो असम राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, खेतड़ी में क्या है? क्या कह रहा है कि खेतड़ी में क्या है, यानी खेतड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, कोयला के लिए, बक्साइट की खान के लिए, या फिर लौह अयस्क की खान के लिए? क्या कह रहा है? लौह अयस्क की खान के लिए। तो चलिए खेतड़ी जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे सर्वाधिक भंडार है? क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? ए में कह रहा है पश्चिम बंगाल, बी में कह रहा है झारखंड, सी में कह रहा है उड़ीसा और डी में कह रहा है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में जो है वह कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो वह है झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? ए में कह रहा है मक्का, बी में कह रहा है जेरूशलम, सी में कह रहा है वाराणसी और डी में कह रहा है इनमें से सभी। क्या कह रहा है? इनमें से सभी। मक्का भी कहा जाए तो वह सांस्कृतिक नगर के रूप में आता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाराणसी है, और या अगर तीनों को लेकर चलेंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष है, यानी भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? 1951 को, 1931 को, 1921 को या 1971 को? क्या कह रहा है? भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, कौन सा वर्ष है? जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है 1951, ऑप्शन बी में कह रहा है 1931, ऑप्शन सी में कह रहा है 1921 और ऑप्शन डी में कह रहा है 1971। तो 1921 जो है वह महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य अगर कारण का तो शिक्षा और रोजगार है, व्यवसाय भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? क्या कह रहा है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ए में कह रहा है केरल, बी में कह रहा है गोवा, सी में कह रहा है महाराष्ट्र और डी में कह रहा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? ए में कह रहा है चाय, बी में कह रहा है कॉफी, सी में कह रहा है गन्ना और डी में कह रहा है कपास। क्या कह रहा है कि किसमें टैनिन पाई जाती है? ए में चाय, बी में कॉफी, सी में गन्ना और डी में कपास। तो चाय में जो है वह टेनिन पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैरीसन नगर का संबंध किससे है? क्या कह रहा है कि गैरीसन नगर का संबंध है ए में छावनी से, बी में व्यापार से, सी में तट से या डी में इनमें से सभी से? क्या कह रहा है? या इनमें से सभी से। गैरीसन नगर का संबंध किससे है? तो छावनी के साथ है। किसके साथ है? छावनी से है। चलिए अगला प्रश्न, एयर इंडिया संबंधित है किससे? क्या कह रहा है? एयर इंडिया संबंधित है किससे? ए में इंटरनेट, बी में उपग्रह, सी में वायु मार्ग और डी में महामार्ग। तो एयर इंडिया जो है वह वायु मार्ग से संबंधित है। इसका जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए में मानव बुद्धिमत्ता, बी में प्रौद्योगिकी, सी में लोगों के अनुभव और डी में मानवीय भाईचारा। इसमें जो जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता। क्या हो जाएगा? मानव बुद्धिमत्ता जो है वह पर्यावरण और लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। क्या कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? ए में प्रवास के लिए, बी में भू निम्नीकरण के लिए, सी में वायु प्रदूषण के लिए और डी में गंदी बस्ती के लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी हैं वह है प्रवास के लिए। क्या है? प्रवास के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका आंसर जो है दो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन दोनों आंसर को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए में स्थलाकृति, बी में मिट्टी, सी में वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और डी में जलवायु। क्या कह रहा है? डी में जलवायु। तो चलिए जलवायु जो है वह मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक
है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? क्या कह रहा है? विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी जो है वह नगरीय है? ए में कह रहा है उत्तर अमेरिका, बी में कह रहा है अफ्रीका, सी में कह रहा है एशिया, डी में कह रहा है यूरोप। तो एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां 90% से अधिक जनसंख्या जो है वह नगरीय है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? क्या कह रहा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? ए में कह रहा है भारत, बी में कह रहा है चीन, सी में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में कह रहा है जापान। तो भारत एक ऐसा देश है जो अभी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे ही तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए में कह रहा है 11 जुलाई, बी में कह रहा है 11 जून, सी में कह रहा है 11 मार्च और डी में कह रहा है 11 अप्रैल। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में जो है न्यूनतम जन्म दर जो है पाई जाती है? ए में कह रहा है फ्रांस, बी में कह रहा है जापान, सी में कह रहा है जर्मनी और डी में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जर्मनी एक ऐसा देश है जहां न्यूनतम जन्म दर जो है पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे किस देश के थे? ए में कह रहा है भारत, बी में कह रहा है पाकिस्तान, सी में कह रहा है अफगानिस्तान और डी में कह रहा है इराक। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वह पाकिस्तान के मूल निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्नों को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? ए में कह रहा है मिल्फा कृषि, बी में कह रहा है रोपण कृषि, सी में कह रहा है मिश्रित कृषि और डी में कह रहा है अंगूर की खेती। तो यूरोप वासियों द्वारा जो है उपनिवेश देशों में जो जिस कृषि का विकास किया गया उस कृषि का नाम था रोपण कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में कह रहा है 1950 के दशक में, बी में कह रहा है 1960 के दशक में, सी में कह रहा है 1970 के दशक में और डी में कह रहा है 1980 के दशक में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो थी वह 1960 के दशक में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देने के कारण हम लोग आगे ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल पैदा होती है कब? ऑप्शन ए में शीत ऋतु में, ऑप्शन बी में वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी में ग्रीष्म ऋतु में और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु में पैदा होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन ए में कपास, ऑप्शन बी में कॉफी, ऑप्शन सी में मेस्टा, ऑप्शन डी में जूट। तो रेशेदार फसल जो है वह कॉफी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए में कह रहा है भारत, बी में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी में कह रहा है यूएसए और डी में कह रहा है चीन। तो चीन जो है वह कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? क्या कह रहा है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? ए में जैसे कह रहा है रोपण कृषि, बी में कह रहा है भूमध्य सागरीय कृषि और सी में कह रहा है प्रारंभिक अस्थायी कृषि और डी में कह रहा है मिश्रित कृषि। रबड़ जो है वह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? फार्मिंग कहलाती है, बी में कह रहा है फैक्ट्री फार्मिंग कहलाती है, सी में कह रहा है मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है और डी में कह रहा है कि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो फूलों की खेती को इंग्लिश में फ्लोरिकल्चर और हिंदी में पुष्प उत्पादन कृषि कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे ही और भी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास। अगला प्रश्न है रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? क्या कह रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ए में कह रहा है फ्रांस, बी में कह रहा है जर्मनी, सी में कह रहा है बेल्जियम और डी में कह रहा है डेनमार्क। तो रूर कोयला क्षेत्र जो है वह जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है कहाँ? कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर यूक्रेन में? क्या कह रहा है कि गहन निर्वहन कृषि किस देश में जो है प्रचलित है? ऑप्शन में कह रहा है कि कनाडा में, चीन में, उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में या यूक्रेन में। गहन निर्वहन कृषि जो है किसमें प्रचलित है? तो वह है
चीन में। क्या है? चीन में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बागानी कृषि नहीं है? क्या करें कि निम्न में से कौन बागाती कृषि जो नहीं है, यानी बागानी देना चाहिए, तो मक्का जो है वह बागानी कृषि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? क्या कह रहा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है कहवा, बी में कह रहा है कोको, सी में कह रहा है गन्ना और डी में कह रहा है चुकंदर। तो चॉकलेट जो है उसमें कोको पदार्थ यूज होता है, अर्थात उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे ही तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है? क्या कह रहा है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है? अगला ऑप्शन ए में कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन, बी में कह रहा है जापान, सी में कह रहा है जर्मनी और डी में कह रहा है रूस। तो टोयोटा कंपनी जो है वह किस देश की है? तो जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? ए में खनन, बी में पर्यटन, सी में गायन और डी में शिक्षण। तो विश्व का सबसे बड़ा जो तृतीयक क्रियाकलाप है वह कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा पर्यटन। क्या हो जाएगा? पर्यटन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? ए में कह रहा है खेती, बी में कह रहा है आखेट, सी में कह रहा है बाह्य स्रोतन और डी में कह रहा है पर्यटन। तो बाह्य स्रोतन जो है वह पंचम क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न है कि लोहरदग्गा, क्या कह रहा है कि लोहरदग्गा किस लिए प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है कि लोहरदग्गा जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? ए में कह रहा है मैग्नीज, बी में कह रहा है बॉक्साइट, सी में कह रहा है तांबा और डी में कह रहा है लोहा। तो बॉक्साइट के लिए लोहरदग्गा जो है वह प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो भी प्रश्न बचे होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? क्या कह रहा है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? ए में कह रहा है साफ्टा, बी में कह रहा है आसियान, सी में कह रहा है OECD और डी में कह रहा है ओपेक। तो सबसे पहले भारत जो है वह साफ्टा का सदस्य है। तो चलिए अगला प्रश्न, समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है आंतरिक पतन, बी में कह रहा है नेवी पतन, सी में कह रहा है आंतरिक पतन, डी में कह रहा है तेल पतन। तो ऑप्शन ए आंतरिक पतन जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोम कौन व्यापार संघ समाहित करता है? क्या कह रहा है कि कोम कौन व्यापार संघ समाहित करता है? ए में कह रहा है पूर्वी यूरोपीय देशों को, बी में कह रहा है उत्तरी अमेरिकी देशों को, सी में कह रहा है पश्चिमी यूरोपीय देशों को और डी में कह रहा है कॉमनवेल्थ के देशों को। तो यहाँ पे पूर्वी यूरोपीय देशों को जो है कौन जो है वह संघ समाहित करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो भी प्रश्न जो है बचे हुए होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसी हुई हैं? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसी हुई हैं? ए में कह रहा है रेखीय, बी में कह रहा है वृत्ताकार, सी में कह रहा है वर्गाकार और डी में कह रहा है चौकपट्टी। तो रेखीय यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एसेन कहाँ है? क्या कह रहा है एसेन कहाँ है? ए में कह रहा है जापान में, बी में कह रहा है रूस में, सी में कह रहा है जर्मनी में और डी में कह रहा है भारत में। तो एसेन जो है वह जापान में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।